क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और एक बार फिर से मैं ऋषि टेली ERP9 की सीरीज़ में टैक्सेशन की फर्स्ट क्लास लेकर आया हूँ। और आज की इस फर्स्ट क्लास के अंदर हम शुरुआत करेंगे वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट से। और वैट होता क्या है, सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको करा दूँ। तो वैट को हम जो इसका फुल फॉर्म होता है वो हम इसको पढ़ते हैं वैल्यू एडिड टैक्स। और अगर इसे हिंदी में कहें तो इसे हिंदी में कहा जाता है मूल्य वृद्धि कर। असल में ये वैट कुछ इस तरीके का टैक्स है। ये आमतौर पर उन लोगों पर लगता है जो एक तरह का माल खरीदते हैं किसी रेट पर, और फिर उस माल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके या उसी माल को मार्केट में किसी दूसरी जगह पे बड़े रेट पर बेचते हैं। तो ऐसे में सरकार हर तरह के आइटम पर एक वैट रेट अप्लाई करती है। अब जैसे कि मान लीजिए आपका घड़ी का बिजनेस है और घड़ी पर 10% का वैट लगा हुआ है। तो अगर मैंने कोई 100 रुपए की घड़ी खरीदी तो उस पे मुझे 10 रुपए का वैट मिलाकर 110 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें से 10 रुपए का वैट सरकार के पास चला जाएगा। ये मैं खरीदते समय करूँगा। और अगर मान लीजिए वही घड़ी मैंने जो 100 रुपये में खरीदी थी उसको मैंने 120 रुपये में बेच दिया, क्योंकि सरकार ने घड़ी के ऊपर 10% का वैट फिक्स कर रखा है। इसकी वजह से मुझे बेचते समय कस्टमर से वैट लेना भी पड़ेगा, जैसे मैंने खरीदते समय दिया था। खरीदते समय 100 रुपये का रेट था और उसका 10% हुआ 10 रुपया। 10 रुपये का वैट मैंने भरा। और बेचते समय मैंने 120 रुपये का दाम रखा और उसके ऊपर अगर 10% लगेगा तो हुआ 12 रुपया। यानी 12 रुपया का वैट मुझे मिला। और 10% के हिसाब से 100 रुपये पे 10 रुपये का वैट गया। परचेज करते समय मैंने 10 रुपये दिए वैट के लिए, और जब मैंने उसको बेच दिया तो मुझे 12 रुपये मिले। तो यहाँ पर 2 रुपये का फर्क आ जाता है आने वाले वैट और जाने वाले वैट में। और यही 2 रुपये का फर्क हमें पूरा करना होता है। ये 2 रुपये हमें सरकार को चुकाने होते हैं। तो ये जो टैक्स होता है इस टैक्स को हम कहते हैं मूल्य वृद्धि कर। मूल्य वृद्धि कर या वैल्यू एडिड टैक्स उस तरह के अमाउंट पर लगता है जो अमाउंट प्रोडक्ट के एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के दौरान बढ़ा दिया जाता है। और उस अमाउंट के बढ़ने की वजह से सरकार को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। तो सरकार को वो मिलता है वैट के रूप में। उस बढ़े हुए अमाउंट के ऊपर हमें वैट चुकाना पड़ता है। और इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको इस 1.1 क्लास में कराऊंगा। हालांकि वैट इतना आसान भी नहीं है। इसके 2-3 एग्जाम्पल नहीं बल्कि हमें और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमें देखने होंगे। और फिलहाल मैं बहुत ही सिंपल तरीके से वैट को यूज़ करना आपको बताऊंगा। और वैट को ये यूज़ करने के लिए सिंपली हमें कुछ लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। और उस लेजर को क्रिएट करने के लिए और आपको ये मालूम होना चाहिए कि वैट का रेट क्या है जिस आइटम का आप बिजनेस करते हैं। फिलहाल आप जहन में ये करके चल रहे हैं कि आपकी एक कंपनी है और उस कंपनी में एक ही माल बनता है और एक ही माल बिकता है। या मान लीजिए एक ही माल आप खरीद कर लाते हैं और एक ही माल को आप बेचते हैं। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो टैक्स है वो भी एक ही रेट से अप्लाई हो रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी कंपनी में सिर्फ एक ही वैट रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सबसे आसान कंडीशन है किसी भी हालात में वैट को यूज़ करने का। और इसको करने के लिए नॉर्मली मैं अभी एक आइटम खरीदने वाला हूँ, एक ही पीस खरीदूंगा 100 रुपये का। और उसके ऊपर वैट लगेगा 12% का। और फिर मैं उसे बेचूंगा 120 रुपये में, उसके ऊपर वैट लगेगा 12% का। और एक 100 रुपये के खरीदे हुए माल और 120 रुपये के बेचे हुए माल पर जो वैट लगा उसके बीच में आने और जाने का जो फ़र्क होगा हम उसे सरकार को चुकाएंगे। इसको काम को करने के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फो में आना है और लेजर बनाने हैं। सबसे पहले मैं लेजर बनाता हूँ परचेज के नाम से। और इसको हमने डाल दिया परचेज अकाउंट के अंदर। इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। फिर आप बनाएंगे सेल्स का लेजर, और सेल्स का लेजर सेल्स के अंडर में ही आएगा। इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और फिर आपको बनाना है वैट का लेजर, सिंपल सा, जिसे आप डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आप इसे डालेंगे अदर्स में। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन कुछ नहीं बताना, और इसे आप ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। और अब आप यहाँ से बाहर आइए और
एक एंट्री करते हैं वाउचर में आके F9 करेंगे, परचेज का वाउचर आपको खोलना है और ये एंट्री मैं 1 अप्रैल 2016 को कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। वो मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ ऑल्टर सी करके बना लूँगा। और ये पार्टी मैंने बनाया रस्तोगी नाम से और इसे मैंने डाला सन्ड्री क्रेडिटर्स में। और इसके अंदर कोई दूसरा ऑप्शन आपको यस नहीं करना है, आप सीधे इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। और फिर परचेज के लेजर में आपने चुन लिया परचेज। आइटम आपके पास कुछ नहीं है, आइटम आपको बनाना पड़ेगा और आइटम बनाने के लिए ऑल्टर सी करेंगे यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने बनाया B80 बैट को पीसीज में डालना है, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लेंगे और ये मैंने पीसीज में डाल दिया। और क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी में लिया 1। रेट क्या है, तो मैंने लिया 100। और इसके बाद और कोई अगर आइटम हो तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक ही आइटम यूज़ करके दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वो डाल सकते हैं। इसके अलावा अब जब आप दूसरी बार एंटर करते हैं तो ये दोबारा पूछता है लेजर के बारे में। हालांकि ये आपसे पहले भी पूछता था एंट्रियों में, पर उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जब आप सारे आइटम डाल देते हैं और उसके बाद एक बार फिर एंटर प्रेस करते हैं तो ये दोबारा से लेजर्स ही पूछता है। और इन लेजर्स में आपको कौन से लेजर बताने हैं, तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो किसी भी तरह के इनवॉइस बिल पर लग रहा हो, जैसे कि कोई सप्लाई ड्यूटी है या कोई सर्विस चार्ज लग रहा है या ट्रांसपोर्ट चार्ज लग रहा है, टोल टैक्स लग रहा है या और भी कोई डिलीवरी चार्ज लग रहा है, शिपिंग चार्ज लग रहा है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर लगा सकते हैं। और यहीं पे सारे टैक्स भी लगते हैं। फिलहाल मैं यहाँ यूज़ करता हूँ वैट। और वैट किस रेट पर लग रहा है ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। और जिस रेट पर वैट लग रहा है वो रेट है 12% का। तो वो मैंने जैसे ही यहाँ पर डाला तो आता है कि 100 रुपये का बिल था, उसके ऊपर 12% रेट से वैट लगा, तो 12 रुपये का बिल पे 12 रुपये का ऐड हो गया बिल में। और इसे मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेता हूँ। कुल मिलाकर जो ये आपका बिल है ये 112 रुपये का बिल बना और ये मैंने नाम दे दिया इसे परचेज विद वैट। और इसे अब मैं एक्सेप्ट करा लेता हूँ। ये मेरा काम हो गया। रस्तोगी से मैंने 1 अप्रैल को परचेज किया। अब मैं 2 अप्रैल को ये किसी आदमी को सेल कर देता हूँ। और सेल करने के लिए मैंने यहाँ पर चंदन नाम से ये आदमी बनाया। सन्ड्री डेटर में हम इसे डालेंगे और कोई ऑप्शन यस नहीं करना। और इसके बाद यहाँ पर सेल्स का लेजर ही रखना है। आइटम मैंने बताया बैट, एक क्वांटिटी पर 120 रुपये का रेट हो गया। और कोई आइटम हो तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर रखना है वैट। और वैट अब कितने परसेंट, तो बैट ये जो बैट है, बैट के बनने वाले आइटम पे सरकार ने बना रखा है, चाहे वो खरीदा जा रहा हो या बेचा जा रहा हो, 12% का रेट लगेगा तो लगेगा। अब जब मैंने यहाँ 12% निकाला तो क्योंकि मेरा बिल 120 रुपये का बन रहा था, तो उस हिसाब से 14 रुपये 40 पैसे का ये आपका वैट लगा। इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। न्यू रेफरेंस मैंने दिया और इसे मैंने डाल दिया सेल्स विद वैट नाम दिया और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और ये 2 एंट्रियां हो गई। अब इसके बाद ये सिंपल काम मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि वैट को इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है। हम आगे और मैं आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी बताऊंगा, अभी आप सिंपल तौर पे समझिए हो कैसे रहा है। अब मुझे ये देखना है कि भाई कुछ वैट तो मैंने भरा, कुछ वैट मुझे मिला, कुल मिलाकर अब सरकार को कितना वैट चुकाना है। तो क्योंकि आपको ये आपने एक ही वैट का लेजर बनाकर इस्तेमाल किया है, तो आप और ना ही कोई वैट का ऑप्शन यस किया, आपने सिंपली काम शुरू किया है। मैंने अभी आपको वैट के ऑप्शन यस नहीं कराए, बिना वैट के ऑप्शन यस किए ही वैट को यूज़ करना सिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले के अंदर आएंगे अकाउंट्स बुक में और यहाँ आएंगे लेजर्स में। लेजर्स में आप आकर खोलेंगे वैट का लेजर और देखिए कि यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि अभी तक एक ही परचेज हुआ है जिसमें वैट का लेजर एक बार आपने डेबिट किया था 12 रुपये से। और यहाँ सेल की एक एंट्री है जिसमें आपने क्रेडिट किया था 14 रुपये 40 पैसे से वैट का लेजर। तो इतना गया, इतना आया, कुल मिलाकर अब आपके हाथ में कितना है जो आपको सरकार को चुकाना है, वो है 2 रुपये 40 पैसे। ये 2 रुपये 40 पैसे का वैट आपको चुकाना है, यानी कि आपको ये कैश में या बैंक अकाउंट से इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास वैट के तौर पर आ गया है। इसी को कहते हैं वैट रिटर्न।
यानी इस तरह का पैसा जो हमारे पास आ जाता है, इसकी एंट्री करना, इसका रिटर्न फाइल करना। तो क्योंकि अभी तक सारा काम हमने मैनुअली किया है, ये रिटर्न भी हम मैनुअली फाइल करेंगे। और इसके लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में आना है, और क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं तो F5 करके पेमेंट वाउचर खोल लेंगे। और मान लीजिए आमतौर पर वैट की जो पेमेंट होती है वो 3 महीने के क्वार्टर्स में होती है, यानी कि 3 महीने पर आपको एक बार वैट क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ मैं, क्योंकि 2 अप्रैल को, हालांकि मैं करने को इस डेट पे भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे 1 जून को करता हूँ। और डेबिट हमने कर देना है उस चीज़ को जो क्रेडिट में चल रही है, और क्रेडिट में चल रहा है वैट। अगर आपका वैट डेबिट में चल रहा हो तो आपको वैट पे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका मतलब तो ये हो जाता है कि आपने खरीदा काफ़ी कुछ और वैट भी काफ़ी कुछ भरा, लेकिन सेल में अभी तक उतनी सेल नहीं हुई है, या कैसे भी करके आप वैट नहीं निकाल पाए, तो आपका बल्कि नुकसान हो रहा है, और अब आप सरकार को वैट नहीं भरते। हालांकि ऐसा नहीं सरकार फिर आपको देगी, ऐसा भी नहीं होता है। अगर ज़्यादा कमाई होती है तो सरकार आपसे लेती है, पर अगर नुकसान होता है तो सरकार आपको वैट रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं देती। फिलहाल मैं यहाँ पर डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे 2 लाख कह रहा हूँ, 2 रुपये 40 पैसे क्रेडिट में चल रहे हैं, यानी मेरी इनकम हो चुकी है। इसको मैंने डेबिट में डाल दिया। अब देखिए इसका बैलेंस यहाँ पर 0 हो चुका है। और क्रेडिट में आप डाल देंगे, अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को, और इसे आप नरेशन देना चाहे तो दे सकते हैं, बीइंग वैट पेड, और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका काम हो गया सिंपल वैट का, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एक परचेज की सिंपल एंट्री और एक सेल की सिंपल एंट्री हम करते करते हैं, और वैट का जो भी फ़र्क है उसे हम पता करके पेमेंट कर देते हैं। अब जो वैट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसके लिए मैं एक अलग से नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, और वैट फॉर डिफरेंट रेट। अभी जो हमने देखा ट्रांजैक्शन, इसमें ये था कि अगर आपके यहाँ आने वाला माल, एक ही माल आता है अक्सर, और अक्सर आप उसी को परचेज सेल करते हैं, और अगर एक ही तरह का माल है तो उस पर अप्लाई होने वाला रेट भी एक ही तरह का होगा। मतलब कि आइटम एक है, सरकार जो रेट तय कर देती है वो साल भर के लिए तो कम से कम रहता ही है। तो अगर साल भर का रेट अगर तय हो चुका है तो अब आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में एक नहीं बल्कि बहुत सारे आइटम है, और सभी आइटमों पे अलग अलग रेट से वैट लगता है, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी अलग अलग करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली एंट्री में हमने क्या किया, आने वाले वैट और जाने वाले वैट दोनों की एंट्री के लिए एक ही वैट का लेजर मैंने यूज़ कर लिया। पर अब मैं चाहता हूँ कि इनपुट यानी आने वाली चीज़ों पर जो वैट लगेगा वो वैट अलग हो, और जाने वाली चीज़ यानी आउटपुट वैट वो अलग हो। ये कैलकुलेशन हमें इस तरह से करनी है। तो देखिए ये कैसे होगा। सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट करना है। मैंने क्रिएट किया। मान लीजिए मेरे कंपनी में मान लो 2 तरह के आइटम आते हैं, या और भी ज़्यादा तरह के आइटम आते हैं, पर उन पर जो वैट लगता है अलग अलग रेट पर, वो 2 ही रेट है। या तो मेरे यहाँ पर आने वाला माल वैट रेट लगता है 12% वाला, या फिर 14% वाला। तो अगर मैं 14% वाला वैट का माल खरीदूंगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बना लिया परचेज एट द रेट 14% वैट। ये लेजर मैं तब यूज़ करूँगा जब मैं कोई ऐसा माल खरीद रहा होऊंगा जिस पर 14% वैट लगता है, और इसको मैंने परचेज के अंडर में ही डालना है। और इससे पहले कि आप और कोई काम शुरू करें, F11 करके आपको F3 करना है, और वैट के ऑप्शन चालू करना मैं भूल गया, ये करना ज़रूरी है। इसे आप यस करेंगे, अनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, और फिर सेट ऑल्टर वैट डिटेल, इसे भी यस करेंगे। आप किस स्टेट में बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये बताएंगे। फिर आपको बताना होता है अपना टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी आपको वैट डिपार्टमेंट से मिला हो वो आप इसमें बता देंगे। सेल्स टैक्स नंबर कुछ मिला हो अगर मान लीजिए आप स्टेट के बाहर टैक्स वगैरह आपका अप्लाई हो रहा है, आप स्टेट के बाहर भी सेल करते हैं, तो उस डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आपको कुछ मिला है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिलहाल अब मैं यहाँ पर और कुछ नहीं डाल रहा। इन सब को मैं बताऊंगा कैसे कैसे यूज़ होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको सीधे इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेना है। और
जैसे ही आप ऑप्शन चालू कर लेंगे तो परचेज के लेजर में ये ऑप्शन मिलेगा इज वैट और CST एप्लीकेबल, तो यहाँ पर इसे एप्लीकेबल ही रखना है। और इसके बाद इस लेजर का जब जब इस्तेमाल किया जाएगा तब तब वैट किस रेट से काटना है वो आपको यहीं बताना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर सेट डिटेल डाल रहा हूँ परचेज के लेजर में। अनडिफाइन है, इसे आप कर देंगे परचेज टैक्सेबल। और कितने रेट के हिसाब से लगेगा तो 14% मैंने बता दिया। ये मैंने बताया वैट लगेगा परचेज के इस वाले लेजर को जब भी यूज़ किया जाएगा। अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद मैंने एक और बना लिया परचेज एट द रेट 12% वैट, और इसे आप परचेज के अंडर में ही रखेंगे। सब कुछ वैसा ही है, वैट की ऑप्शन यस करना है। इसे आप डालेंगे परचेज टैक्सेबल में और 12% बस आपको यहाँ पर डालना है। इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद आप बनाते हैं सेल्स एट द रेट 14%। यहाँ पर सेल्स एट द रेट 14% आपने बनाया और यहाँ पर मैंने वैट ही डालना है, इसको मैंने सेल्स के अंडर में डाला। और यहाँ पर ये सेट ऑल्टर वैट डिटेल, इसमें भी यस करना है और इसमें आप बताएंगे सेल्स टैक्सेबल और 14% आपको यहाँ पर बता देना है। इसके बाद मैंने एक और सेल्स का लेजर बना दिया, सेल्स एट द रेट 12% वैट, और इसे आपने जो रेट बताना है यहाँ पर वो बताना है सेल्स टैक्सेबल के अंडर में 12% का। इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद मैं एक उमेश नाम से लेजर क्रिएट करता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर में, जिससे मैं माल खरीदने वाला हूँ। और एक मैंने बनाया तिवारी नाम से और इसे मैं डालता हूँ सन्ड्री डेटर में। और ये हमारा काम हो गया। अब आप यहाँ से बाहर आ जाइए और अब मैं आपको एक परचेज की एंट्री करके दिखाता हूँ। F9 करेंगे, ये आपका 1 अप्रैल का एंट्री होगा जिसमें मैंने पार्टी का नेम डाला उमेश, जिससे मैं ये माल खरीद रहा हूँ। और अब किस वैट, कौन सा परचेज का लेजर आप यूज़ करेंगे और कौन सा वैट उस आइटम पे लगेगा। तो फिलहाल मैं 12% रेट यूज़ कर रहा हूँ और मैंने ये एक आइटम क्रिएट किया जिसका नाम मैंने दिया बैट। और मान लीजिए बैट पर 12% का रेट लगता था, तो इसलिए मैंने वहाँ पर वो लेजर यूज़ किया है। और यहाँ पर अब आप सीधे कुछ भी बिना यस किए आ जाइए और इसे एक्सेप्ट कराएंगे। और क्वांटिटी बताया एक, रेट बताया मान लीजिए मैंने 100, और ये टोटल बिल बना। और अब यहाँ पर आप चाहें तो और कोई दूसरा वो वाला आइटम डाल सकते हैं जिसके ऊपर 12% का ही रेट लग रहा हो। अगर नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए। और अब आप यहाँ पर बताइए, एक लेजर क्रिएट करिए ऑल्टर सी, क्योंकि हम परचेज करते हैं तो सामान आता है और सामान अगर आया तो उसको याद रखने के लिए कि उस पर कौन सा वैट लग रहा है, इसको मैंने नाम दे दिया इनपुट वैट। हालांकि कुछ लोग इसे आउटपुट वैट भी कहते हैं, क्योंकि परचेज करने वाले माल पर हम वैट देते हैं तो मेरा वैट जा रहा है, तो लोग इसे आउटपुट वैट का नाम भी दे सकते हैं। ऐसे मामले में वो सेल्स वाले को इनपुट वैट नाम देते हैं, पर यहाँ मैं परचेज वाले को ही इनपुट वैट नाम दे रहा हूँ, क्योंकि जब हम माल खरीदते हैं तो बिजनेस में वैट असल में आ रहा होता है। आ रहा होता है मतलब वैट का काम का जा रहा होता है, वैसे हमारे पैसे जा रहे होते हैं। और इनपुट वैट में मैंने इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में डालना है। यहाँ आप बताएंगे वैट और यहाँ कोई रेट नहीं बताना। और जैसे ही आप 12%, क्योंकि आप इसको यूज़ कर चुके हैं यहाँ पर, तो 12% उठा लेता है इधर, क्योंकि इनपुट वैट में मैंने कोई रेट नहीं बताया और वहाँ पर 0% जब होता है तो वो यहाँ से उठा लेता है, तो ये 12% हो गया। और अब मैं इसे एक्सेप्ट करा लेता हूँ। और इसके बाद मैं एक और बार मैं परचेज करता हूँ और उमेश से, ये मैं 2 अप्रैल को परचेज कर रहा हूँ उमेश से ही। तो यहाँ मैंने उमेश ले लिया और अब मैं 14% के रेट पर मिलने वाला सामान खरीद रहा हूँ और वो सामान मान लीजिए बॉल है। तो यहाँ पर मैंने ये बॉल क्रिएट किया और इसे भी आप पीसीज में डालेंगे और कुछ एक्सेप्ट करा लेंगे सीधे और कुछ नहीं डालना। क्वांटिटी मान लीजिए मैंने 100 रेट के हिसाब से एक डाल दिया है। और फिर मैं यहाँ और कोई आइटम डाले बिना ही सीधे मैं आउटपुट वैट का लेजर डाल देता हूँ। आउटपुट वैट यहाँ मैंने डाल दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और इसे आप यहाँ पर वैट चुन लेंगे। तो यहाँ देखिए, तो ये 14% का हो चुका है और 12% का था बैट वाले पर। ये दोनों परचेज की अलग अलग एंट्रियाँ मैंने करी। अब इसके बाद मैं चाहूँ तो
सेल की भी एंट्री कर सकता हूँ। और सेल की एंट्री करने से पहले मैं आपको एक चीज़ करके देख लूँ, अगर वो इसमें ठीक से काम करे तो मैं बताता हूँ क्या है ये। चलिए, ये चीज़ मैं आपको अभी ये अभी आपको इतना ये समझ में रखना है कि अब अगर आप अलग अलग रेट पर डालते हैं तो आपको अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। अब इसके बाद मैं आपको ये सेल की एंट्री करके बताता हूँ। और आपको सेल की एंट्री के लिए मेरे पास पार्टी नहीं है, तो मैं पार्टी बना लेता हूँ। ऑल्टर सी करेंगे और ये पार्टी मैंने बना लिया दीपक नाम से। सन्ड्री डेटर में मैं इसको डालता हूँ और इसे आप सीधे एक्सेप्ट करा लेंगे। और ये मैंने यहाँ पर बताया कि सेल्स एट द रेट 12% मैंने किया है। और बेचा क्या है, तो बेचा मैंने बैट ही है, जो मैंने 12% पे ख़रीदा था उसे मैं 12% पे ही बेचता हूँ। और रेट मैंने यहाँ पर रखा 120 रुपये का। और एंड ऑफ लिस्ट करिए और अब आप यहाँ पर लगाएंगे आउटपुट वैट। जब आप माल बेच रहे हैं तो माल आउट हो रहा है, तो उसके साथ मैंने लगा दिया याद रखने के लिए आउटपुट वैट। और आउटपुट वैट के हिसाब से इसका बनता है 14% का, 120 रुपये 14% का, सॉरी 12% का बनता है 14 रुपया 40 पैसा, क्योंकि 120 रुपये का बिल है। इसे इसी तरह से एक्सेप्ट करा लेंगे। और फिर मान लीजिए जो ये एंट्री थी इसकी मैं 1 अप्रैल की डेट कर देता हूँ कि मैंने बैट अगर 1 अप्रैल को ख़रीदा तो मैंने 1 अप्रैल को बेच भी दिया। और इसके बाद अब मैं एक और नई एंट्री करता हूँ। ओह शिट, कंपनी बंद हो गई यहाँ पर। और फिर मैं एक और एंट्री कर रहा हूँ सेल की ही 2 अप्रैल को। और 2 अप्रैल को भी मैंने दीपक को ही ये माल सेल किया। और अब मैं बॉल सेल कर रहा हूँ 14% के रेट पर। एक पीसी है 100 रुपये के हिसाब से। और यहाँ पर जो हमने वेट आउटपुट लगा दिया तो वो 14% के हिसाब से इतना है। पर 100 रुपये के हिसाब से तो मैंने ख़रीदा था, मैं यहाँ पर इसे 130 रुपये के हिसाब से बेचता हूँ। तो अब 18 रुपये 20 पैसे का हुआ। यानी कि आपका बैट पे और बॉल पे, बैट पे आपका 12% का लगा था और 100 रुपये का टोटल बिल बना था जब आपने परचेज़ किया था। पर सेल किया तो बात उल्टी पड़ गई और थोड़ा अमाउंट बढ़ गया। इसी तरीके से बॉल के मामले में भी है। आपने एक क्वांटिटी बेची थी और रेट भी आपने 100 रुपये का रखा था, पर 14% के हिसाब से 14 रुपये का वैट बना। यहाँ पर आपने रेट 130 रुपये का रख दिया है और 130 रुपये के बिल पर 14% बनता है 18 रुपये 20 पैसे का। तो उस हिसाब से, क्योंकि आपने अलग अलग दो लेजर यूज़ करे हैं अलग अलग दो एंट्रियों को करने के लिए, जो अलग अलग दो रेट पर डिपेंडेंट थी, तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा वैट कितना मुझे सरकार को चुकाना है। और सरकार को कितना चुकाना है इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप वैट का लेजर खोल लीजिए। पर वो एंट्री में हमने एक ही वैट का लेजर यूज़ किया था इससे पहले वाले एग्जाम्पल में। पर अब यहाँ पर मेरे पास दो अलग अलग लेजर हैं और इनके काम करने का तरीका भी अलग है। दो अलग अलग रेट पर बिकने वाले या खरीदे जाने वाले दो अलग अलग आइटम हैं और दोनों को ही मैंने परचेज सेल किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ चारों ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखते हुए मुझे ये पता लगाना है कि अब वैट बना कितने का। तो हम यहाँ डिस्प्ले में आएंगे और ये रहा ऑप्शन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का।
इसमें आपको क्लिक करना है वैट पर, और ये रहा ऑप्शन फॉर्म 1 का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका वैट कितना बन रहा है और आपको कितना चुकाना है। जैसे आपने लोकल सेल जितने की करी है और लोकल जो आपने परचेज करी है वो आपको ये बता देता है, और जो परचेज मैंने करी उसके ऊपर टोटल जो वैट लगा वो 26 रुपये का लगा। जो सेल मैंने करी उसके ऊपर जो टोटल वैट लगा वो 32 रुपये 60 पैसे का लगा, और कुल मिलाकर के 6 रुपये 60 पैसे का वैट मुझे अभी चुकाना है। यानी 32 रुपये 60 पैसे में से 26 रुपये का वैट तो मैं परचेज करते समय दे चुका हूँ, पर 6 रुपये 60 पैसे का ये वैट पेबल अभी रह रहा है और मुझे इसकी पेमेंट करनी है। तो इसकी पेमेंट करने के लिए आप चाहें तो पेमेंट वाले वाउचर में जाकर वैसे ही एंट्री कर सकते हैं जैसे आपने देखा, नहीं तो यहाँ इसी फॉर्म पर ये ऑप्शन आ रहा है स्टेट पेमेंट का। आप चाहें तो यहाँ से वैट की ये पेमेंट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये 6 रुपये 60 पैसे आ कैसे रहा है मैं आपको ये समझा दूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने परचेज की कितनी एंट्रियाँ करी थी। तो परचेज की हमने 2 अलग अलग एंट्रियाँ की थी। इसमें से एक था बैट और एक था बॉल। जब मैंने बैट खरीदा तो उसके ऊपर 12% का रेट लगा, और जब मैंने बॉल खरीदा तो उस पर 14% का रेट लगा। 100 रुपये के दोनों बिल थे, तो इतने इतने रुपए का बन गया। इसी तरीके से जब मैंने ये आइटम बेच दिए तो जो सेल हुई बैट की वो 120 रुपये की थी, और 12% के हिसाब से हो गया 1440। और जो सेल हुई बॉल की तो 130 रुपये का टोटल बन गया, और 14% रेट के हिसाब से हो गया 18 रुपये 20 पैसे। तो अब जब आप इस वाले 14 रुपये 40 पैसे में 12 घटा दे तो बचता है 2 रुपये 40 पैसे, और इस 18-20 वाले में से 14 घटा दे तो बचता है 4-20। यानी कि 2 रुपये 40 पैसे और 4 रुपये 20 पैसे कुल मिलाकर के बनते हैं 6 रुपये 60 पैसे। तो ये 6 रुपये 60 पैसे इस फर्क की वजह से आ रहे हैं, और यही 6 रुपये 60 पैसे आपको चुकाने हैं सरकार को। और ये 2 अलग अलग लेजर्स में जो हमने काम किए हैं उनकी बदौलत आ रहे हैं। तो स्टेट पेमेंट का ये ऑप्शन है, आप यहाँ पर आके ऑल्टर एस करेंगे, और अब आप बताइए कि आप पे क्या कर रहे हैं। तो मैं वैट पे कर रहा हूँ 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, क्योंकि 3 महीने में वैट हमें पे करना होता है हर 3 महीने पे, तो वो यहाँ पर आ गया। और क्योंकि आप 30 जून की तारीख डाल नहीं सकते क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है, तो यहाँ मैं 1 जुलाई डाल देता हूँ। और अगर आप एडवांस में पे कर रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं। अगर रेगुलर आप पे कर रहे हैं, रेगुलर टाइप का सिंपल वैट पे कर रहे हैं तो वो कर देंगे आप। मैंने यहाँ पर रेगुलर ले लिया। और अब आप बताइए कि आप कैश में या बैंक में कैसे पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, कैश अकाउंट मेरा चला गया 6 रुपये 60 पैसे से नेगेटिव में, और इनपुट वैट आउटपुट वैट दोनों ही ज़ीरो हो चुके हैं। और ये एंट्री F2 करके मैं बता देता हूँ कि ये एक साथ को की गई है, और इसे अब आप एक्सेप्ट करा लेंगे कंट्रोल ए से। तो अभी भी ये दिखा रहा है बैलेंस वैट पेबल 6 रुपये 60 पैसे का। असल में जो ये बैलेंस वैट पेबल दिखा रहा है वो 1 अप्रैल से 30 जून तक का है, और 1 अप्रैल से 30 जून तक का नहीं, बल्कि मैंने तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का किया है। तो जब तक आप यहाँ पर डेट ठीक नहीं करेंगे तब तक ये आपको बैलेंस वैट पेबल ही दिखाएगा। मुझे यहाँ पर ऑल्टर F2 करना पड़ेगा, और यहाँ पर अब आप डाल दीजिए 1 जुलाई, और इसे एक्सेप्ट कराएंगे तो ये दिखा देगा टैक्स पेमेंट की गई है एक, और वो यहाँ पर दिखा रहा है, और वैट पेड भी दिखा रहा है 6 रुपये 60 पैसे का। बैलेंस में ये मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो ये था कि हम किस तरीके से 2 अलग अलग आइटम, या 3 या 4 भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, और अलग अलग वैट रेट के हिसाब से अगर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये सारी एंट्रियाँ जो मैंने करी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर आके डे बुक में ऑल्टर F2 से पहले मैंने यहाँ पर डेटे सही कर ली, ऑल्टर D यस, ऑल्टर D यस, ये सारी एंट्रियाँ मैं डिलीट कर देता हूँ। अब अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने पहले 1 अप्रैल को बैट खरीदा, फिर 2 अप्रैल को बॉल खरीदी, और उन पे अलग अलग रेट से मैंने चार्ज किया, और शायद अलग अलग आदमियों से भी खरीदा हो। लेकिन अगर मैं एक ही आदमी से एक ही टाइम पर बैट और बॉल दोनों खरीद रहा हूँ, और जिन पर 2 अलग अलग टैक्स अप्लाई होते हैं, और फिर मुझे उसकी एंट्री करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। क्योंकि जब आप वाउचर खोलते हैं और F9 करते हैं
और मान लीजिए इस बार आप उमेश से खरीद रहे हैं और उमेश से आप अब या तो आप 12% वाला चुनेंगे तो नीचे 12% वाले आइटम डाल सकते हैं, और अगर 14% वाला चुनेंगे तो नीचे 14% वाला आइटम डाल सकते हैं। पर असल में मेरे पास 2 अलग अलग आइटम है या 10 अलग अलग आइटम है, उन पे अलग अलग रेट के अप्लाई होते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 अलग अलग आइटम है और उन पे अलग अलग वैट रेट अप्लाई होते हैं, एक पे 12 और एक पे 14 अप्लाई होता है। तो फिर मैं कैसे करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट नहीं करना चाहता। अगर मैंने एक कर लिया तो दूसरे का काम नहीं होगा और दूसरा कर लिया तो पहले का काम नहीं होगा। तो एक ही ट्रांजैक्शन में अगर आपको ऐसा करना हो तो आप इसके लिए F12 प्रेस करिए यहाँ पर, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसे आप नो कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब इसके बाद ये आपसे परचेज का लेजर पूछेगा ही नहीं, पहले ही आपसे आइटम पूछेगा और उसके बाद ये पूछेगा कि किस परचेज वाले लेजर के थ्रू इसे परचेज किया जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बैट लिया, क्वांटिटी बताया 1 और रेट बताया 100, तो और अब बताइए कि इस पे कौन से वाले परचेज के हिसाब से आप वर्किंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए बैट पर तो मैं फ़िलहाल 12% का ही रेट लगा रहा हूँ, तो ये मैंने ले लिया और फिर मैंने चुना बॉल एक ही एंट्री में, तो एक पीस और 100 रुपये का ये हिसाब किताब हो गया। तो यहाँ पर 14% का लगा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो 12 भी चुन सकते हैं, मैं 14 लगा रहा हूँ और एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पर वैट का लेजर यूज़ करना है और इनपुट वैट मैंने यहाँ पर डाल दिया। हो सकता है कई जगहों पे आपको सुनने को मिले कि यहाँ पर आउटपुट वैट आएगा, तो गलती कोई बात नहीं है, वो आप अपने दिमाग में सेट करके चलिए कि यहाँ पर आप रख क्या रहे हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर इनपुट वैट रखा, और क्योंकि मेरा बिल जो है वो 200 रुपये का बन रहा था, इस वाले 100 रुपये पे लगा 12% और इस वाले 100 रुपये पे लगा 14%। तो 12% यानी 12 रुपये, 14% यानी 14 रुपये, यानी 12 और 14 कुल मिलाकर 26 रुपये का मेरा वैट बना और ये यहाँ पर आ गया है। इसे मैं सीधे ऐसे ही एक्सेप्ट करा देता हूँ। ये मैंने 1 जुलाई को किया ये एंट्री, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, 1 अप्रैल को कर देता हूँ। और अब जो है मैं सेल की एक एंट्री करता हूँ 2 अप्रैल को, और F8 करके मैंने ये खोलना है और जिस आदमी को आप सेल कर रहे हो उसे चुन लेंगे। मैंने दीपक को चुन लिया और एक ही बार में मैं इसे बैट और बॉल दोनों सेल कर रहा हूँ। क्वांटिटी एक ही रखा, रेट मैंने 120 का रख दिया, और अब हम इसमें कर देते हैं कि भाई इसका जो वैट है वो 12% ही है। और बॉल का मैंने चुन लिया, बॉल का भी एक ही रेट है, 130 रखा मैंने यहाँ पर, और 14% तो लगेगा ही, ये हम जानते हैं। तो ये टोटल अब जो इसके ऊपर वैट लगेगा वो हमारा आउटपुट वैट लगेगा, तो ये 32 रुपये 60 पैसे का ही हुआ। देखिए बिल्कुल उसी के जैसा हो रहा है जो हमने अलग अलग 2 ट्रांजेक्शन किए थे। अब मुझे ये देखना है कि कितने का वैट बनता है, तो डिस्प्ले में आएंगे और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में आएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में आएंगे वैट में, और वैट में आके आपको आना है फॉर्म 1 में। फॉर्म 1 पे क्लिक करते ही फिर ये मुझे दिखा रहा है 6 रुपये 60 पैसे, और अब मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ। वैट 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का कर देते हैं और रेगुलर, और यहाँ पर मैंने कैश डाल दिया, इसे आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। और ऑल्टर F2 करके यहाँ पर आपने कर देना है कि भाई 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का हिसाब किताब दिखाओ। तो उसने बता दिया कि इतने इतने का वैट बना था, ऐसे ऐसे का ये सिस्टम है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि कैसे कैसे आया, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बता देगा कि कैसे कैसे आया। और टोटल मैं ये वैट पे कर चुका हूँ। तो आज की क्लास में तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। ये मैंने आपको वैट के कुछ आम एग्जाम्पल बताए हैं। होप कि इसमें आपका वैट का शुरुआती कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा। तो इससे रिलेटेड मिलते जुलते ट्रांजेक्शन्स के ऊपर आप ये ट्रिक यूज़ करते हुए प्रैक्टिस करिए, और जो ट्रांजेक्शन मैंने आपको करके दिखाए इसे भी खुद करके देखिए, क्योंकि इसे खुद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर मैं इसी तरीके से कुछ नए लेटेस्ट वीडियो लाऊं तो आपको पता चल जाए। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, अगर आपको लगता है कि वो भी आप ही की तरह इस चैनल से कुछ सीख सकते हैं तो। और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह के नए अपडेट के लिए आप मुझे ईमेल पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी आप लोगों के सामने है।
और अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस चाहते हैं कि आपको मैं दूं, तो आप मुझे इसके लिए एक रिक्वेस्ट मेल सेंड कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं इसके अगले ट्यूटोरियल में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।